अय्याशी करने उज्जैन आए सरपंच को होटल से बाहर निकलते ही पत्नी ने पकड़ लिया। इस दौरान सड़क पर मारपीट के साथ जमकर बवाल हुआ है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन में नीमच जिले के सावन पंचायत के सरपंच को पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा। घर से 210 किलोमीटर दूर सरपंच अपनी महिला मित्र के साथ होटल पहुंचे थे। ये होटल उज्जैन में थे। रिफ्रेशमेंट के बाद होटल से बाहर निकले और महिला मित्र के साथ घूमने के लिए कार से जा रहे थे। कार आगे बढ़ी, इससे पहले ही सरपंच को सामने पत्नी दिख गई। पत्नी नीमच से पति का पीछा करते हुए उज्जैन पहुंच गई। इसके बाद तो सड़क पर बवाल मच गया। दरअसल ये पूरा मामला नीमच जिले के सावन पंचायत का है। सावन पंचायत के सरपंच जितेंद्र माली का कथित रूप से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी खबर सरपंच की पत्नी को थी, लेकिन वह मौके की ताक में थी कि दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। सरपंच अक्सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ बाहर जाते थे। इस बार सरपंच ने नीमच से उज्जैन आकर एक होटल में समय व्यतीत करने का फैसला लिया। सरपंच पति के प्लान के बारे में पत्नी को कहीं से भनक लग गई। पति अपनी महिला मित्र के साथ उज्जैन के होटल में रुका था। वह नीमच से कार के जरिए ही यहां तक पहुंचा। होटल में समय व्यतीत करने के बाद दोनों बाहर निकले थे। पत्नी अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई थी। वहीं सरपंच अपनी महिला मित्र के साथ होटल से बाहर निकले तो पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। वह सीधे पति के गर्लफ्रेंड की पिटाई करने लगती है। इस दौरान वह पूछती है कि तुम कौन। इस पर पत्नी कहती है कि तुम थाने चलो, हम बताते हैं। बीच सड़क पर होटल के बाहर वह गर्लफ्रेंड को पीटती रही। इस दौरान सरपंच हाथ से चेहरा ढककर चुपचाप कार में बैठा रहा। वह कुछ नहीं बोल रहा था। इस दौरान परिवार के लोगों ने ही इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पत्नी और उसके परिवार के लोग सरपंच और महिला मित्र को लेकर थाने पहुंच गए। महिला उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में बैठी हुई है। जानकारी में सामने आया है कि जितेंद्र माली वर्तमान में गांव सावन का सरपंच है। सबसे पहले जितेंद्र ने मंदसौर निवासी एक महिला से शादी की थी। उज्जैन में हंगामा कर रही महिला उसकी दूसरी पत्नी है। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस महिला के साथ सरपंच को पकड़ा गया है उससे भी वह शादी करने वाला था। इधर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस के सामने तीसरी महिला भी दावा कर रही है कि वह जितेंद्र माली की पत्नी है। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि युवक युवती को पत्नी ने साथ में पकड़कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। फिलहाल मामले में कोई शिकायत नहीं की गई। पत्नी के कोई शिकायत दर्ज करती है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा ये कहना है कि मैं मतलब एक शादीशुदा महिला हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे पति से एक पूजा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि सावन नीमच ज़िले की रहने वाली है, उसके अवैध संबंध चल रहे थे। तो मैंने जब भी उसके मैसेज वीडियो और वो देखे तो बहुत विरोध किया उसका कि भाई उसको भी मैंने मैंने मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे पति से दूरी बना लें। आप एक अनमेरिड लड़की है, छोटी महिला है, मेरे पति से आधी उम्र की है और मतलब आप दूरी बनाओ। मतलब आपको कोई गलत कह रहे हैं या ज़बरदस्ती तो आपके साथ कर ही नहीं रहे हैं कि कहीं आपको मतलब। पर ये लड़की क्या है कि लोगों को ऐसे कई लोगों के साथ इसके अफेयर से और उनको ब्लैकमेल करती है। मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा, प्यार से बोला कि इसके पास मेरे कुछ वीडियो है तो ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही है और आज भी शायद ब्लैकमेल करके कुछ पैसे वैसे दिलाने के लिए लाई थी उनसे, कहीं पे लाख रुपए दिलाए। ये मनासा सावन गांव की रहने वाली है। मेरे पति भी वहीं के रहने वाले हैं और इसके अवैध संबंध के कारण हमारे घर में बहुत मानसिक प्रताड़ना चल रही। मैं बहुत मानसिक प्रताड़ित हो चुकी हूँ और मेरे आदमी भी मुझे बार बार मारने की धमकी देता है और मारता भी है। एक महिला है, वो एक होटल में पहुंची है जहां पर उसके कहे अनुसार उसका पति एक अन्य महिला के साथ था और इस बात पे तीनों का आपस में विवाद हुआ था। जो विवाद चलकर थाने आया है, अभी उभय पक्ष दोनों ही पक्ष थाने पे मौजूद हैं और उनसे रिपोर्ट के संबंध में पूछा गया है तो दोनों ही पक्ष अभी तक कोई भी आवेदन पेश नहीं किया है और उनका ये कहना है कि हम कोई एक दूसरे पे रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ना ही कोई शिकायत करना चाह रहे हैं। इस संबंध में भी उनसे लिखित में लिया जा रहा है। सोमवार को महाकाल की सवारी में पत्रकार मुरली जोशी के साथ होमगार्ड के सैनिक ने मारपीट कर दी। इसी तरह मंगलवार को वाहन में तोड़फोड़ करने की शहर में कई घटनाएं हुई है।
दरअसल सीएम मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खुलेआम पत्रकारों को डरा धमका कर घर पर पत्थर फेंक कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बीती रात अलग अलग क्षेत्रों में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पत्रकार अमृत बैडवाल की कार की कांच फोड़कर बदमाशों ने घर पर भी पत्थर बरसाए, पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं नीलगंगा थाना क्षेत्र में भी बदमाशों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। पत्रकार अमृत बैडवाल के साथ हुई घटना में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में रहने वाले पत्रकार अमृत बैडवाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे मैं घर के अंदर था। इस दौरान घर के बाहर से गालियां देने की आवाज आई। मैं बाहर आता इससे पहले घर के दरवाजे पर पत्थर फेंके गए। आसपास के लोग बाहर आए तो बदमाश जीतू ठाकुर, रोहित जाटवा और उसके साथी भाग गए। दोनों बदमाश और उनके साथियों ने घर पर पत्थर फेंकने के बाद घर के बाहर खड़ी कार MP 136909 के कांच भी फोड़ दिए। जाते हुए बदमाशों ने पिस्टल लहराकर पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं दूसरी ओर हरिफाटक ब्रिज के नीचे राजीव नगर और केशव नगर में खड़ी 3 गाड़ियों के कांच भी अज्ञात बदमाशों ने फोड़ दिए। व्यवसायी पुनीत जैन ने बताया कि घटना रात करीब 1:30 बजे की है। घर के बाहर खड़ी कार और रिक्शा के कांच फोड़ने की सूचना नीलगंगा थाने में दी है। सीसीटीवी में कुछ लोग हरकत करते नजर आए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने सभी मामलों में जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है कि पिछले 1 महीने से पत्रकारों के साथ बाजार में दुर्व्यवहार हो रहा है। एक हमारे पत्रकार साथी गाड़ी तोड़ फोड़ दी गई है, एक पत्रकार साथी पे हाथ उठाया गया है। इन सब से आज हम पूरे पत्रकारों ने आज एसपी सर से बात की है। उन्होंने वहीं से स्टैंडिंग निर्देश दिए हैं कि जो पत्रकार जिसकी गाड़ी तोड़ी गई है उनको वहां से उठा लिया गया है, उन पर प्रभावी कार्रवाई अभी तुरंत होगी। साथ ही उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में यदि ऐसा कोई भी मामला होगा तो वे स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे। पूरे प्रेस क्लब ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिन पत्रकारों के साथ गुंडों ने हमला किया, मारपीट की है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो नज़ीर बन जाएगा। उज्जैन जिला ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यदि कोई पत्रकारों के साथ अभद्रता करता है, मारपीट करता है, विवाद करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन ब दिन कोई ना कोई मीडिया कर्मी के साथ कोई हाथापाई कर रहा है, कोई घर पर हमला कर रहा है। ये अभी हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज सारा पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने एसपी साहब से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और मीडिया पे घटना करने वालों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए हम एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं। चौथा स्तंभ है जो दूसरे लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाता है। इसके बाद जो ऐसे तत्व हैं जो पत्रकारों के ऊपर भी हमला करते हैं, उसको लेकर आज हमने एसपी साहब से चर्चा की है और इन पत्रकारों को न्याय मिले और इनके खिलाफ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, इसकी हमने मांग की है। AMR5 स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में रखी निगम की 35 लाख की जेसीबी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। इसके बाद मंगलवार सुबह लोगों को सूचना मिली। बताया जा रहा है कि ट्रेचिंग ग्राउंड में पशु अवशेष मिलने के चलते सोमवार देर रात हुए चक्का जाम के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने निगम की जेसीबी में आग लगाई है। इसके चलते वाहन पूरी तरह से जल गया। सूचना मिलने पर निगम के वर्कशॉप विभाग द्वारा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR की गई। विभाग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वाहन नया ही था, करीब 35 लाख का होगा। सुबह सूचना मिली, अभी अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चिमनगंज थाना TI हितेश पाटिल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त संजय गुप्ता द्वारा शासकीय संपत्ति जलाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले फौजी नायक दीपचंद आज उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिक सुरक्षित रहे, ये कामना बाबा महाकाल से की है।
30 साल पहले कारगिल घाटी में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले फौजी नायक दीपचंद इन दिनों भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस दौरान आज वे उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने नंदिहाल से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद पुजारी परिवार द्वारा फौजी नायक दीपचंद का सम्मान किया गया। भारत के पहले CDS विपिन रावत द्वारा कारगिल योद्धा के रूप में सम्मानित फौजी नायक दीपचंद ने बातचीत में बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान लोडिंग करते समय बॉक्स में हुए विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मेरे दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा था। सेना में रहने के दौरान फौजी नायक दीपचंद सेना की खुफिया विंग में भी तैनात रहे, जहां उनकी पहचान फयाज के नाम से होती थी। इस दौरान उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। फौजी नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल में तैनात थे और ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान में शामिल थे। जय महाकाल। मैं नायक दीप 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, मैं नासिक से भारत भ्रमण के लिए निकला हुआ हूँ। तो आज महाकाल जी के भी दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। सबसे यही उम्मीद है कि भाई प्रभु सबके ऊपर अपनी छत्र छाया रखें और अच्छा बंदोबस्त है यहाँ पर, अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। जैसे मैं हैंडीकैप हूँ तो हैंडीकैप के लिए कोई परेशानी नहीं है और हम तो यही दुआ लेके आएंगे जितने भी हमारे भारतीय सैनिक और भारतीय सेना है उनको सुरक्षित रखे। सीमाओं के ऊपर वो हमेशा प्रहरी दे रहे हैं, तो महाकाल से मैंने यही अनुरोध किया है कि हमारी सेना सुरक्षित रहे, जिससे कि जितने भी अभी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है उसमें सैनिकों को बचा के रखें। मतलब आपने कारगिल युद्ध लड़ा, किस प्रकार कारगिल युद्ध में मेरे कई साथी चले गए थे। सबसे मेरा अजीत दोस्त था मुकेश कुमार, जो टाइगर हिल की लड़ाई में यहाँ से उनकी गर्दन उड़ गई थी और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। कारगिल लड़ाई के अंदर हम लोगों ने 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और उसी की बदौलत आज हम लोग, भले ही ये कंडीशन हो गई मगर उसी की बदौलत हम लोग आज पूरे देश के अंदर इसलिए घूम रहे हैं ताकि युवाओं को और जनता को सेना के प्रति जागरूकता हो। जागरूकता है सिर्फ खाली सोशल मीडिया पे ही है, ग्राउंड में आज भी बहुत से आदमियों को ये पता नहीं है कि भाई कौन सैनिक क्या काम कर रहा है। मतलब आप कौन सी टुकड़ी में थे? मेरे 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 8वीं भारतीय ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब अनलोडिंग कर रहे थे तब बक्सर टूटने से जो ब्लास्ट हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया था और मेरी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में मेरी टांगें काटनी पड़ी। मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, मेरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी। 5% मेरे बचने के चांस थे मगर जाको राखे सही मार सके। पूरी रात ऑपरेशन चला, मेरा 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था और 72 आवर्स का डॉक्टरों ने टाइम दिया था कि भाई 72 घंटे बाद इसको बताएंगे क्या हाल होगा, मगर जाको राखे सही मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आँखें खुल गई। मतलब मेरी 6.5 फुट की हाइट थी और आज मैं आपके सामने 3 फुट का हूँ। जो हमने आज से 30 साल पहले कसम खाई थी वो कसम आज भी हम नहीं भूले हैं। आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कारगिल लड़ाई लड़ लिया या ऑपरेशन पराक्रम लड़ लिया। ऑपरेशन रक्षक में भी मैं खुफिया विभाग में था, जो हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग रहता है, उसके अंदर मेरा फयाज नाम होता था और मैं कश्मीरी वेशभूषा में रहता था। 8 महीने तक मैंने उसी वेशभूषा में काम किया और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने के लिए अहम योगदान दिया। 2019 के अंदर 20वीं जो वर्षगांठ थी, मुझे कारगिल में जनरल अपने प्रथम CDS विपिन रावत द्वारा कारगिल योद्धा की उपाधि से नवाजा गया और उसने प्राउड हुआ कि आप जैसे सैनिक देश के लिए गर्व की बात है। तो हमें भी बहुत प्राउड था कि प्रथम CDS के द्वारा हमें सम्मान मिला। जय हिंद भाइयों, मैं भारतीय वायुसेना एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। सार्जेंट संपत पाटिल नाना, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ और आज हम जो दीपचंद फौजी जो बोला जाता है नायक, जो दोनों पैर से आधू और एक हाथ कारगिल में एरिया में उनका हुआ है, तो हम लोगों को उन्होंने आज उनके उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने महाकाल का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। और आप लोग जो इस तरह से महाकाल वालों ने हमारा जो व्यवस्था रखा है और माजी सैनिकों का जो सम्मान करके उनको जल्दी से जल्दी दर्शन करवाया है, मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की महत्वपूर्ण सभा उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर गत दिवस शाम को हुई, जिसमें वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री RG कावर ने उज्जैन में रेल कर्मियों की सभा में कहा कि महंगाई भत्ते की व्यवस्था संघ के संघर्ष का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की मांग पर संघ आंदोलन जारी रखेगा। महामंत्री काबर ने आगे कहा कि संघ छठे पे कमीशन में रनिंग स्टाफ के साथ हुई विसंगतियों को दूर करने, ट्रैक मेंटेनर के लिए 4200 ग्रेड पे की मांग, पॉइंट्समैन के लिए जीपी 4200 वेतनमान, एलडीसी ओपन टू ऑल और 8वें पे कमीशन के गठन की मांग पर काम कर रहा है। रतलाम मंडल मंत्री अभिलाष नागर ने बताया कि रेलवे के संगठनों के मान्यता के चुनाव 4 और 5 दिसंबर को होंगे। रनिंग स्टाफ के लिए 6 दिसंबर को अतिरिक्त दिन वोट डाले जाएंगे। सभा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से संघ के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस अवसर पर कई रेल कर्मचारी उपस्थित थे। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की सभा में पदाधिकारियों ने संघ की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि संघ ने रेलवे कर्मचारियों के हितों के लिए कई कार्य किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 16 परिवारों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जोनल लेवल से हल किया गया। साथ ही संघ ने महंगाई भत्ते की व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की मांग पर संघ आंदोलन जारी रखेगा। इस अवसर पर अभिलाष नागर द्वारा मजदूर संघ की उपलब्धियां को कर्मचारियों के सम्मुख रखा गया एवं 16 परिवारों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जोनल लेवल से हल करने पर आरजी काबर एवं शरीफ भाई पठान का धन्यवाद भी दिया गया। इस अवसर पर शाखा सचिव, मंडल पदाधिकारी चैतन्य चौधरी, राजेंद्र चौधरी, अशोक टंडन, राजेंद्र चौधरी, शाखा उपाध्यक्ष अविनाश श्रीवास व शेख जमील, GR जारिया, अनिल देवड़ा, संजय वर्मा, रंजित सिंह, हेमंत मीणा, धर्मेंद्र वर्मा, उषा खिची सहित कई रेल कर्मचारी उपस्थित थे। ये जानकारी शाखा अध्यक्ष नरेंद्र सहगल द्वारा दी गई। इस मान्यता चुनाव में रतलाम मंडल में करीबन 12,800 कर्मचारी भागीदारी करेंगे और ये मान्यता पूरे जोन में जो संगठन 35% गिरे हुए वोट का वोट लाता है उसको मान्यता मिलती है। हर 5 वर्ष में करने का प्रावधान है, लेकिन वर्ष 2013 में हुए थे, उसके बाद 2024 में वोटदान हो रहा है। पिछले चुनाव में भी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ पूरे पश्चिम रेलवे में स्वर्गीय दादा माहुरकर के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर आया था और इस बार हम हमारे महामंत्री श्री काबर साहब के नेतृत्व में पश्चिम रेलवे में इस चुनाव मैदान में निश्चित रूप से 1 नंबर स्थान पर आएंगे। कौन सी तारीख को मतदान है? मतदान 4, 5 और 6 दिसंबर को है, जिसमें 4 और 5 दिसंबर को समस्त रेल कर्मचारी मतदान करेंगे और 6 दिसंबर का जो अतिरिक्त दिन है वो केवल रनिंग स्टाफ जो हमारे लोको पायलट और गार्ड होते हैं वो मतदान करेंगे। किस प्रकार से मतदान होगा, कहाँ पर? इसमें मतपत्र के माध्यम से मतदान होगा। मैं रतलाम मंडल की बात करूं तो 25 पोलिंग बूथ बनाए गए, अलग अलग स्टेशनों पर, बड़े बड़े स्टेशनों पर 25 पोलिंग बूथ बनाए गए और उन पोलिंग बूथ पर हमारे रेल कर्मचारी जाकर मतदान करेंगे। उज्जैन से इंदौर तक करीब 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन को 6 लेन करने का काम शुरू हो गया है। इसे हेरिटेज लुक देने की योजना भी तैयार हो रही है। चौड़ीकरण की राह में आ रहे निर्माण हटाने के लिए भी नोटिस देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन इंदौर 4 लेन 6 लेन हो जाएगा। इससे दोनों तरफ 40 फीट चौड़े रोड होंगे। ये अब कुल 82 फीट चौड़ा हो जाएगा। इससे गाड़ियां फराटे से दौड़ सकेगी। MPRDC अधिकारियों के अनुसार उज्जैन और इंदौर दोनों तरफ से इसका काम शुरू कर दिया गया है ताकि सिंहस्थ से पहले काम पूरा किया जा सके। उज्जैन में हरि फाटक ब्रिज से इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज तक 6 लेन डामर का बनेगा। इसके लिए दोनों तरफ रोड की चौड़ाई के अनुसार साइट क्लियर करने का काम शुरू किया गया है। उदयपुर की रवि इंफ्राबिल्ड कंपनी को 735 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। तपोभूमि से हरि फाटक ब्रिज के बीच का काम बाद में किया जाएगा, क्योंकि इस राह में निर्माण अधिक है और चौड़ीकरण की राह साफ करना होगी। अभी 4 लेन 17 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 55 फीट है। कुल 1692 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी 735 करोड़ में सिविल वर्क होगा, जिसमें 3 फ्लाईओवर बनेंगे जो सावेर, शांति पैलेस और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनाए जाएंगे। RK जैन संभागीय प्रबंधक MPRDC इंदौर के अनुसार 6 लेन का काम उज्जैन में तपोभूमि चौराहे के पास से कर दिया गया है और इंदौर में अरविंदो के पास भी शुरू किया गया है। सिंहस्थ से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य है। कृषि उपज मंडी माहितपुर में मंडी द्वारा लगाए गए तुलावटी दरों के पोस्टर को लेकर मंडी के हमालों में आक्रोश उत्पन्न हो गया।
और सभी हमालों ने काम बंद कर दिया। हमालों ने बताया कि हम काफी समय से 6 रुपए हमाली में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज मंडी द्वारा पोस्टर लगाकर दरों को कम कर दिया गया, जबकि किसान 6 रुपए देने को भी तैयार हैं। काम बंद होने के कारण किसान परेशान होते रहे हैं। मंडी सचिव अश्विन सिंह ने बताया कि जो बोर्ड लगाया गया है वो निर्धारित मूल्य का लगाया गया है। हमालों द्वारा जो हमाली ली जा रही है हमालों द्वारा निर्धारित की गई है। जल्द ही निराकरण कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सभी माल उलावटी इकट्ठा हो गए। ये समस्या हमारी कि विगत 26 माह से 27 माह से 6 रुपये प्रति बोरी का हिसाब से पैसा माली ले रहे। कल मीना जी ने वो पोस्टर पर टांग दिया कि मजदूरी कम होनी चाहिए, 4 रुपये 70 पैसे के हिसाब से ले रहे। ज़्यादा लोग कार्रवाई हो जाएगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारा जो विगत जो ले रहा 2 साल से 2 साल ऊपर से वही निर्धारित हमारे पास एग्रीमेंट लिखा हुआ है 2025 का 1/1/25 तक 25 से नई दरें चालू है। उसके बाद जो भी हो है हम बैठ के समस्या सॉल्व करें। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमाल तुलावटी की जो दरें हैं, जो मंडी समिति की प्रोसीडिंग के माध्यम से ही जो है वो निर्धारण इन लोगों का जो हुआ है हमाल दर और तुलाई दर का, जो दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे, तो उन दरों को, क्योंकि कुछ कृषकों की शिकायतें आ रही थी, कुछ कृषक आते हैं पूछने के लिए कि साहब हमाली दर कितनी है, तुलाई दर कितनी है, तो उन्हीं दरों को हमारे द्वारा एक बैनर जो है तैयार करवाए गए उनके, और उनको जो है टांगा गया है, ताकि कृषक जो है उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, उनको पढ़ने से मालूम पड़ जाए कि कितनी हमाली है और कितनी तुलाई है। इन लोगों का ये आपत्ति है कि बोले साहब हमारे जो ऊपर से जो हम पैसे ले लेते हैं कृषकों से, बोले वो उसमें दिक्कत हो रही है, जबकि हम ये चीज चाहते नहीं कि कृषकों का किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। जो मंडी समिति की दरें हैं उनके हिसाब से जो उनको पैसा देना है और उतना पैसा वो लेंगे। यही चीज है, बस इससे इसी चीज का विवाद है और वो सब सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी खत्म। देव प्रबोधिनी एकादशी पर महिदपुर नगर के जमालपुरा पर खाटू नरेश बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाबा खाटू श्याम का आकर्षक प्रतिमा का श्रृंगार कर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के भजनों का आनंद लिया। देर रात तक भजन संध्या चलती रही। कार्यक्रम में नगर के समाज सेवी विजय सिंह और व्यवसायी सुभाष ठाकुर भी पहुंचे। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने पुलिस लाइन में बने रह मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से 21,000 रुपए भेंट किए। महाआरती के बाद प्रसादी वितरण किया गया। उसके बाद लकी बल्दिया स्वागत करेंगे हमारे सुभाष जी का। लकी उमेश चौधरी करने का काम किया। मैं आज उस मंदिर में 21,000 रुपये अपनी ओर से दे रहा हूँ। वह पुलिस लाइन का मंदिर है, थाने के पीछे भगवान महादेव जी का मंदिर है। उस मंदिर में भी मेरी ओर से 21,000 रुपये दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो आपके माता जी का काम चल रहा है बगाना जी, उसमें भी मेरी ओर से आपको 11,000 रुपये दिया जा रहा है, जो आपका काम चल रहा है, समझ गए। और ये 5,000 रुपये आपको एक कथा के लिए दे रहा हूँ अलग से। आइए प्रवीण जी, ये लीजिए 21,000 रुपये आपको मेरी। इतने अच्छे काम हम लोगों के बीच में आप लोग करते हैं। बघाना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बघाना सदमार्ग पे चलना, कभी रास्ता नहीं बदलना। निश्चित रूप से अगर आप चलेंगे तो मैं आपके साथ तन मन धन से आप चिंता मत करना, और धन की चिंता भी मत करना, और मन की भी चिंता मत करना। विजय सिंह गौतम तुम्हारे साथ है, वो ताकत रखता है कि पूरा मंदिर ही अकेला बना सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप निरंतर काम करो, मैं आपके साथ हूँ। आज 11,000 रुपये आपको जो माता जी वहाँ दे गई थी उस मंदिर में मेरी ओर से, जो आपका भी काम चल रहा है ना, उसमें 11,000 रुपये मेरी ओर से आपको दिया जा रहा है। हमारे यहाँ के दिनेश बगाना जी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया खाटू श्याम जी की भजन संध्या का कार्यक्रम किया, उसका आयोजन किया। आज बाबा का जन्मदिन है, पूरे विश्व में क्या बाबा के जन्मदिन के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, और महिदपुर में ये बहुत उत्साह के साथ आज क्या बोले यहाँ पर इन्होंने मनाया है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय मेरे भाई बड़े सम्मानीय श्री सुभाष ठाकुर साहब भी पधारे हैं। संजय व्यास जी हमारे एडवोकेट, जो हाईकोर्ट एडवोकेट हैं, वो भी हैं। हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को एक बहुत अच्छा एक जो संयोजन दिया है बघाना ने, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज मैंने पुलिस लाइन में जो मंदिर है उसके लिए 21,000 रुपया मेरी ओर से दिया है।
और 11,000 रुपये यहाँ भी मंदिर में जो काम चल रहा है उसमें भी मेरी ओर से दिया है। 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर इनकी भजन संध्या के लिए भी दिया है। और वो हमारा काफी दिनों से जो पुलिस लाइन में हमारा मंदिर था, पुलिस थाने के पीछे महादेव जी का मंदिर है, उसका जीर्णोद्वार होना बाकी था, उसमें भी आज 21,000 की राशि मैंने प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को, हमारे एसडीओपी और हमारे टीआई साहब के प्रतिनिधि के रूप में उनको दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से धर्म और सनातन की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और हमारे द्वारा जो भी काम हो सकता है, हमारा धर्म और हमारा कर्म बनता है कि हम निरंतर उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं भगवान खाटू श्याम जी के चरणों में नमन करता हूं, बाबा खाटू श्याम के चरणों में नमन करता हूं। और ये दिनेश बगाना जी का एक बहुत सुंदर आयोजन है और इसमें हमारे बड़े भाई विजय सिंह जी गौतम, हमारा सानिध्य हमें मिला और इसके लिए हम उसके आभारी हैं। धन्यवाद। उज्जैन के नागरिकों को हृदय रोग संबंधित बीमारियों की सलाह और उपचार के लिए अब उज्जैन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गद्दीबस पामेचा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट एंड एंजियोप्लास्टी सेंटर का शुभारंभ अतिथियों की मौजूदगी में हो गया, जिसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल का शुभारंभ विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगर जिला महामंत्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा, डॉक्टर हर्षल पामेचा, डॉक्टर भावना पामेचा, डॉक्टर श्रेयांश पामेचा द्वारा किया गया। अस्पताल के शुभारंभ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहन कलावती यादव और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के माध्यम से संदेश पहुंचाया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि उज्जैन वासियों को पामेचा सुपर हॉस्पिटल हार्ट एवं एंजियोप्लास्टी सेंटर की एक अच्छी सौगात मिली है। साथ ही उन्होंने अस्पताल के शुभारंभ पर डॉक्टर पामेचा को शुभकामनाएं प्रेषित की और इस बात का वादा किया कि वे अगली बार जब भी आएंगे अस्पताल का निरीक्षण जरूर करेंगे। बता दें कि पामेचा सुपर हॉस्पिटल हार्ट एंड एंजियोप्लास्टी सेंटर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एडवांस कार्डियक केयर, 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। सत्यमय दृष्टि हमारी सब बुजुर्ग पीढ़ी का आशीर्वाद, प्रौढ़ पीढ़ी का मार्गदर्शन और युवाओं का सहयोग सदैव प्राप्त होता रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शुभ प्रसंग उज्जैन में एक सौगात के रूप में पामेचा हॉस्पिटल और हार्ट एंड एंजियोप्लास्टी सेंटर, इसकी सौगात उज्जैन शहर को मिली है। और इस सेंटर के खुलने से वास्तव में उज्जैन के नागरिकों को गुजरात या अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपने शहर में ही चिकित्सकीय सुविधाएं मिलेगी। और विशेषकर हार्ट की सुविधाओं के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो हम पामेचा सेंटर के रूप में उज्जैन में मिली है। इस शुभ अवसर पर मैं उज्जैन नगर के नागरिकों को भी बधाई देती हूँ कि एक सौगात उज्जैन को मिली है। और पामेचा परिवार के सभी परिवारजनों को, सभी पामेचा डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि जनता की सेवा के लिए एक प्रकल्प शुरू किया है और निश्चित रूप से इस जनता की सेवा के उद्देश्य को ये पामेचा हॉस्पिटल पूरा करेगा। आज पामेचा परिवार ने डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा, श्रेयांश पामेचा, हर्षल पामेचा ने उज्जैन को एक बहुत अच्छी सौगात दी है, पामेचा डायग्नोस्टिक सेंटर। इससे मरीजों को यहाँ पर सुलभ सेवाएं उपलब्ध होगी, चाहे रेडियो के क्षेत्र में हो, चाहे MRI के क्षेत्र में हो, CT स्कैन के क्षेत्र में, एक्सरे सोनोग्राफी हो। और सुलभ केंद्र यहाँ पर जो खुला है, यह उज्जैन की जनता को और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल और बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर रहेंगे। और मैं इनको इस अवसर पर, जो कि बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार के सेंटरों की आवश्यकता है उज्जैन में, उस सेंटर की पूर्ति करने का काम पामेचा परिवार ने किया है। तो कोरोना के बाद से हार्ट के पेशेंट्स बढ़े हैं, ये सही बात है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसने हार्ट पे ज़्यादा असर डाला है। कोई भी ब्लड वेसल जो नसें हैं उस पर असर डाला है, तो उसके कारण जो है हार्ट अटैक्स के रेट बढ़े हैं। यंग एज में जो है हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बढ़ी है। कई कारणों में हार्ट अटैक्स नहीं पता पड़ रहे उतना टाइम, तो उसके लिए जो है वो एरिथमिया जो है, जिसमें दिल की तरंगें बढ़ जाती हैं, उसके लिए जो अपने यहाँ मशीनें हैं, एक तो एंजियोप्लास्टी कैथ लैब है,
एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर होते हैं, प्लस उसके लिए अपने पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की मशीन है, जिससे कि जो एरिथमिया एब्लेशंस जिनका कारण नहीं पता पड़ रहा, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्रॉब्लम है हार्ट में, जो एकदम तेज़ी से गति बढ़ाता है, उसका भी इलाज अपने यहाँ जो एमपी में सिर्फ अपने उज्जैन में और इंदौर में है, और उसके डॉक्टर सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक मैं हूँ और एक इंदौर में है। तो इसलिए इसका इलाज यहाँ पे होना और इसकी सुविधाएं होना बहुत बड़ी बात है।